ऑलराइट क्लास, टॉपिक हमारा चल रहा था, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक यूजिंग एंड एंड नॉर गेट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लॉजिक सर्किट ऑपरेशन विद पल्स वेव फॉर्म्स इनपुट। द फॉलोइंग इज अ रिव्यू ऑफ द, हमें बेसिकली पल्स वेव फॉर्म का जो लॉजिक है, यानी टाइमिंग डायग्राम का जो लॉजिक है, पल्सेस हमारे पास आ रही हैं, उसको देखते हुए हमें लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन करनी है या सर्किट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो लेट्स रिवाइज क्विकली द फोर लॉजिक दैट आर एंड और नैंड नॉट. The output of AND gate is high only when all the inputs are high at the same time. अभी जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि AND लॉजिक उस वक्त हाई होती है जब उसके तमाम इनपुट्स हाई हो जाए, और गेट उस वक्त हाई होता है वन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। ठीक है, तो ये बेसिक इनकी डेफिनेशंस हैं। एंड गेट उस वक्त हाई होता है व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, और गेट उस वक्त हाई होते हैं एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। एक भी इनपुट हाई हो जाएगा तो ये हाई लॉजिक देगा। द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई एट द सेम टाइम। एंड और जो है वो हाई लॉजिक की है, और नैंड कहता है कि इसका आउटपुट उस वक्त लो होगा जब तमाम इनपुट्स हाई हो जाएंगे, और नॉर ये कहता है कि इसका आउटपुट उस वक्त जीरो आएगा जब एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। ठीक है, तो बेसिकली और का इन्वर्ट वर्जन है नॉर, और एंड का इन्वर्ट वर्जन है नैंड। नाउ let's have a look at the example. Determine the final output waveform X for the circuit in figure given with input waveforms A, B and C as shown. तीन inputs हैं आपके पास A, B and C. जो ब्लू लाइन्स हैं क्लास, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इनपुट्स हैं। जो ब्लैक और ग्रीन लाइन है ये आपका सॉल्यूशन है। ब्लैक इंटरमीडिएट स्टेजेस के जो इनपुट्स आ रहे हैं, यानी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, वो हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और ग्रीन जो है ये फाइनल आउटपुट है। ऑलराइट, लेट्स चेक इट। ए बी सी डायग्राम क्या कह रहा है कि बी और सी आपस में और हो रहा है, और इनका जो आउटपुट है वो ए के साथ नैंड हो रहा है। और के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि एटलीस्ट वन इनपुट शुड बी हाई टू गेट हाई आउटपुट, और नैंड के लिए हमने पढ़ा है ये लो देता है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। नैंड लो देता है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। ठीक है, ये लॉजिक को जहन में रखना है। तो क्लास, इसका फाइनल जो आउटपुट है एक्स, इसको फाइंड आउट करने से पहले हम गेट बाय गेट चल रहे हैं। तो गेट वन लेवल को, या G1 गेट में इसको G1 कह देती हूँ। फर्स्ट गेट जो है इसको सॉल्व करते हैं। जब फर्स्ट गेट को सॉल्व करेंगे तो बी और सी का और रिजल्ट आ जाएगा, और ये कहता है वाई और आउटपुट देगा जिसमें बी और सी, यानी इनमें से कोई एक भी वेव हाई होगी, मेरे पास वाई की हाई हो जाएगी। तो मैंने एक वाई का बार बनाया, और बी और सी, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं हमारे पास कि एक इंटरमीडिएट आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आउटपुट, ये नैंड गेट का या G2 का इनपुट है। तो इनपुट पढ़ने के लिए हमें ये वाई पढ़ना पड़ेगा। तो वाई ये कह रहे हैं बी और सी को और कर दे, और बी और सी ये कह रहे हैं चूंकि ये और है तो बी और सी में से जो भी हाई हो वाई हाई हो जाए। अब हमने क्या किया क्लास, इसके रेस्पेक्टिव डॉटेड लाइन शो कर दिया जहाँ जहाँ पे भी सिग्नल हमारे पास चेंज हो रहा था। ठीक है, बार्स उसको हमने हाई कर दिया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमने डॉटेड लाइन के थ्रू अपने एक्सिस जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब बी और सी को और करना है हमने। तो बी मेरे पास इस पर्टिकुलर पाथ के लिए लो है, लेकिन सी मेरे पास इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हाई है, तो वाई को हमने हाई बना दिया। आगे ये दोनों लो हैं, दोनों लो पे आउटपुट लो आता है। फिर हम जब आगे इस वाले पोर्शन में आगे आए तो बी मेरे पास हाई हुआ है, सी मेरे पास लो हुआ है, ये लो लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस लो लाइन है, हाई जब इस लेवल से ऊपर चला जाए। बी की ये एक्स एक्सिस है, स्टैंडर्ड ये है रेफरेंस, और ये इसका हाई है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाइए। बी और सी में ये वाला जो डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बी हाई है और सी लो है, तो हमने बी को हाई कर दिया क्योंकि इन दोनों में से एटलीस्ट वन हाई हो चुका है, तो बी हमारे पास यहाँ पे हाई हो गया।
आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर पाथ के लिए ये दोनों लो हैं, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए हमारे पास थोड़ी देर के लिए सी हाई हो रहा है। चूंकि सी हाई हो रहा है तो इसका मतलब है वाई भी हाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास पे थोड़ी देर आगे जाके दोनों हाई हो रहे हैं, जिनमें से बी मुस्तकिल हाई है और सी हाई होके लो हो गया है। तो चूंकि बी मुस्तकिल हाई है तो एक हाई होने की वजह से वाई भी मेरे पास मुस्तकिल हाई हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हमने वेव फॉर्म को कंप्लीट कर लिया। जो दोनों में से कोई एक भी दफा हाई हो रहा था उसको हमने हाई कर दिया। G2 का जो आउटपुट है वो A पे और Y पे डिपेंड कर रहा है। तो G2 के आउटपुट के लिए हम A देखेंगे और Y देखेंगे। A और Y आपस में नैंड हो रहे हैं। नैंड लॉजिक ये कहता है कि नैंड लॉजिक को लो कर दे जब ऑल हाईज हैं। ठीक है, ऑल इनपुट्स आर हाई। तो बस हमने ऑल इनपुट्स आर हाई देखना है यहाँ पे। नैंड लॉजिक ये कहता है कि जब ऑल इनपुट्स आर हाई तो मेरे पास ये वाला, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ पर्पल। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला और इसी पे ये इतनी सी देर के लिए ये वो लम्हा है जब ए और वाई दोनों हाई हुए हुए, तो ये मेरे पास लो हो जाएगा। यहाँ पे ये लो लाइन है, ठीक है, और ये पूरी हाई लाइन है। आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये लो है, ये वो लम्हा है जब मेरे पास ये हाई हुआ हुआ है। मैं फौरन इसके रेस्पेक्ट ए देखूंगी, ए भी इत्तेफाक से इस छोटे से लम्हे के लिए हाई हुआ हुआ है। तो जब ए और वाई ये दोनों हाई होंगे तो एक्स मेरे पास लो आउटपुट देगा। अपने बार से रेफरेंस वाले पे ये मौजूद है। इसी तरीके से ये वाला एक छोटा सा वक्फा आएगा जिसमें ये दोनों हाई हुए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास व्हेन बोथ आर हाई लो, इससे पहले ये लो था, इसके बाद में ये लो है। ठीक है, तो अगर ये हाई हुआ अब ये थोड़ी देर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके ये तो हाई हो गया वाई, लेकिन ए इस दौरान लो था, तो सिग्नल मेरे पास हाई ही चलता रहेगा आउटपुट में। फिर ये दोनों इस वाले पॉइंट पे ये भी हाई है और ये भी हाई है। तो ये वो पॉइंट है जब आपके पास वेव फॉर्म लो हो जाएगी नैंड गेट की। उसके बाद जैसे ये लो हुआ वापस ये हाई हो गया, दोनों हाई हुए तो ये लो हो गया। तो यानी आपके पास जब आप वेव फॉर्म इसकी ड्रॉ करेंगे तो हर वो लम्हा जहाँ पे ए और वाई दोनों हाई हुए हुए हैं आपको एक्स को लो शो करना है, और बाकी तमाम के लिए एक्स आपके पास हाई चल रहा होगा। तो हाई का मतलब आपके पास यहाँ पे ये 1 लॉजिक दे रहा है, और लो का मतलब है कि इन पॉइंट्स पे ये आपको 0 लॉजिक दे रहा है। तो वेव फॉर्म कैसे हमने सॉल्व किया, हमने इंटरमीडिएट वेव फॉर्म्स बनाई और फिर हमने फाइनल आउटपुट की वेव फॉर्म बनाई। अब आपने काम ये करना है क्लास के डिटरमाइन द आउटपुट वेव फॉर्म इफ इनपुट ए इज कांस्टेंट हाई लेवल। ए को आप पूरे वक्त के लिए हाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आप इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कीजिए, ए बी प्लस ए सी होल पावर को। ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड है, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर द सर्किट इन फिगर शो द आउटपुट G1 G2 G3 विद इनपुट वेव फॉर्म्स ए बी एज इंडिकेटेड। ए बी हमें गिवन है इनपुट और हमें G1 G2 G3 के बताने हैं। ठीक है, तो G2 का जो आउटपुट बनेगा वो A एंड B बनेगा। G2 का जो आउटपुट बनेगा, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है, नीचे सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले आप सॉल्व कीजिएगा। ये बेसिकली A एंड B है। एंड लॉजिक क्या कहता है, व्हेन ऑल आर हाईज आउटपुट इज हाई। तो जहां जहां पे ये दोनों हाई है, जैसे इतना सा ये लम्हा है जब दोनों हाई है तो मेरे पास आउटपुट जो है वो हाई आ जाएगा इस लम्हे के लिए। फिर आगे जाके देखें, ये वो लम्हा है जब दोनों हाई है, तो यहाँ पे मेरे पास इसको बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, उसके बाद इनकी वेव फॉर्म्स बनाई है। तो G2 लॉजिक क्या कह रहा है, G2 ये कह रहा है कि जब दोनों हाई हो आपने हाई बना देना है। तो G2 आपके पास इस छोटे से लम्हे के लिए हाई हो रहा है जैसे मैंने फिगर में क्वेश्चन में शो किया है, और उसके बाद आखिर के जो कुछ लम्हात है इसके लिए ये हाई हुआ हुआ है। ये टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, बाकी सब के लिए लो है तो सबको मैंने 0 शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
G3 के लिए आ जाइए। G3 क्या कह रहा है? G3 ये कह रहा है कि ये जो लॉजिक है बेसिकली A इन्वर्ट एंड B इन्वर्ट। G3 की जो लॉजिक है इसकी वो है A इन्वर्ट, यानी पहले इन्वर्ट होगा, एंड होगा B इन्वर्ट के साथ। ठीक है, ये जो है बार नहीं है, इसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया मैंने। तो ये हो जाएगा A बार डॉट B बार। इन्वर्ट लॉजिक, पहले इन्वर्ट कर दो सिग्नल, तो A और B को हमने इन्वर्ट करके दोबारा बना लिया अपनी आसानी के लिए, और डॉट B कर दिया, उसके बाद एंड कर दिया दोनों में। दोनों को एंड करने का क्या तरीका हो जाएगा, दोनों जब इन्वर्ट हो जाएंगी, अब जो हाई होगा तो वो आपके पास हाई हो जाएगा। तो जब मैं इसको इन्वर्ट करूंगी तो ये लॉजिक थोड़ी सी मेरे पास, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये है A बार और B बार क्या है मेरे पास, थोड़ा सा आगे जाके हाई है, थोड़ा सा आगे जाके लो है। मैं इसका इन्वर्टेड वर्जन मैंने बनाने की कोशिश की है, वेव्स को इन्वर्ट कर दिया, यानी 1 को 0, 0 को 1 कर दिया। तो यहाँ पे 1 था, A को 0 कर दिया, फिर थोड़ी देर तक ये 1 रहा था, तो सॉरी 0 रहा था, तो मैंने थोड़ी देर तक इसको 1 कर दिया। फिर जैसे ही ये 1 हुआ, मैंने फौरन इसको 0 कर दिया उतनी देर, और फिर जैसे ही ये दोबारा 0 हुआ उतनी देर मैंने इसको 1 कर दिया, और उसके बाद जब एंडिंग में ये 1 हो गया तो मैंने इसको एंडिंग के लिए कुछ लम्हे के लिए 0 कर दिया। इसी तरह बी को भी इन्वर्ट कर दिया। बी को जब इन्वर्ट किया तो ये मेरे पास पूरा लो हुआ था, तो मैंने इसको इतनी देर तक हाई कर दिया। फिर आगे जाके ये हाई हुआ था, ऐसा कि थोड़ा सा लो और थोड़ा सा हाई कवर किया, वैसे थोड़ा सा लो और थोड़ा सा हाई कवर कर दिया, और इस तरह जो भी बनाए पेपर से ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में हम, या ग्राफ पेपर में चेक बॉक्सेस के थ्रू हम इसको क्लियरली बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ए को इन्वर्ट कर दिया 1 को 0, 0 को 1, बी को इन्वर्ट कर दिया 1 को 0, 0 को 1। G3 आउटपुट के साथ मुझे इसको डॉट करना है, यानी G3 आउटपुट को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो डॉट है, जब इन दोनों को मैं एंड करूंगी, तो एंड का मतलब क्या होगा, जब दोनों हाई होंगे तो आंसर हाई आ जाएगा। तो मेरे पास आप देखें, इस हिसाब से अगर मैं कोशिश करूं बनाने की, तो मेरे पास ये थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ा सा हाई है। ठीक है, जब मैं इसको बड़ा करके बनाऊंगी तो मेरे पास ये वो थोड़ा सा हाई आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉजिक बन गई। लास्ट है क्लास फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट को हम जो है वो पर्पल से नहीं, हम इसको येलो से, ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि जीवन, जीवन क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट और इसकी वेव फॉर्म, इन दोनों की जो वेव फॉर्म है उसको और कर दो, यानी ये वाली वेव फॉर्म कंप्लीट और ये वाली वेव फॉर्म कंप्लीट, इन दोनों को और कर दो। और का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक भी हाई होगा तो मेरे पास आउटपुट हाई हो जाए। तो आप यहाँ पे देखें, जब हमने इसको इन दोनों G2 और G3 को पढ़ा, तो इनके आउटपुट में आपके पास G3 यहाँ पे हाई हो रहा है, तो हमारे पास X हाई हो जाएगा, बेशक G2 लो है। अब दोनों लो है तो यहाँ पे भी दोनों लो रहेगा, फिर G2 मेरे पास हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे X भी हाई हो जाएगा। फिर आगे जाके दोनों लो हैं, फिर थोड़ी देर बाद G3 हाई हो रहा है तो आउटपुट फिर से हाई हो जाएगा। फिर दोनों लो हो गए, थोड़ी देर तक आउटपुट लो हो जाएगा। फिर G2 और G3 में G2 हाई है थोड़ी देर बाद, तो हमारे पास G2 हाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से, फिर आपने सबको कनेक्ट कर दिया तो आपके पास ये कंप्लीट फिगर आ गई। तो हमने टाइमिंग डायग्राम में क्या देखा क्लास, कि आपके पास जो भी वेव फॉर्म है, जो भी इनपुट्स है, उसके हिसाब से आप गेट बाय गेट आउटपुट्स लेते जाए, जिसको हम इंटरमीडिएट आउटपुट्स कहते हैं, यानी इनपुट और फाइनल आउटपुट के दरमियान जो वैल्यूज आ रही हैं। इंटरमीडिएट आउटपुट्स को हमने जब ट्रेस किया तो हम फिर फाइनल आउटपुट पे पहुंच गए। 34 स्लाइड नंबर क्लास आप लोग को खुद करनी है। 34 स्लाइड क्या करें, डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म एक्स फॉर द लॉजिक सर्किट, इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, बाय फर्स्ट फाइंडिंग द इंटरमीडिएट वेवफॉर्म्स, इंटरमीडिएट भी बनानी है। ईच पॉइंट इंटरमीडिएट कौन कौन से, y1 y2 y3 y4 डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। y1 a और b का इन्वर्टर है, y2 जो है वो c का इन्वर्टर है, y3 जो है वो y1
और y1 और c का NAND है y3, और y4 जो है वो आपके पास y2 और d का NAND है, ठीक है, और y2 खुद c का इन्वर्ट है। तो ये आउटपुट्स देखते हुए, इंटरमीडिएट देखते हुए, आपको इनपुट वेवफॉर्म देखते हुए और उनके इंटरमीडिएट देखते हुए आपको आउटपुट वेवफॉर्म x जो है वो ड्रॉ करना है, और x जो है वो y3 और y4 का इन्वर्ट और है। और हमें पता है ये जो 4 स्टेप्स हैं कि एंड कब लॉजिक हाई देता है और कब हाई देता है, और नैंड और नॉर के क्या आउटपुट्स फैशन है, उसको पढ़ते हुए ग्राफ पेपर पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अपना आंसर आपने यहाँ से स्लाइड नंबर 34 से टैली कर लेना है। यहाँ पे क्लास हमारा जो है ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्लास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के, यानी जो छोटे छोटे से सर्किट्स पढ़े हैं, एंड और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, नॉर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, इन्वर्ट और या इन्वर्ट एंड की इम्प्लीमेंटेशन, इन सब के अब हम बाकायदा क्या कह सकते हैं मॉड्यूल्स बनाएंगे। मॉड्यूल का मतलब ये है कि मैं लॉजिक्स बना के हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे एडर, 2 नंबर दिया उसको ऐड कर रहा है, ठीक है, या हम कंपैरेटर बनाएंगे। कंपैरेटर क्या है, 2 नंबर दिया ए और बी, वो आपको बता रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो लॉजिक सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट वाले ही यूज हो रही होंगे, जो अभी हमने कन्वर्ट करने के तरीके पढ़े हैं, कन्वर्जन तरीका, इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स पढ़े हैं, बेसिक लॉजिक कॉम्बिनेशंस पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉजिक कॉम्बिनेशंस, उनके डुअल सिंबल्स पढ़े हैं। ये सब लॉजिक यूज करते हुए हम मॉड्यूल में उसको ब्लैक बॉक्स के अंदर उस सर्किट को डाल देंगे। अब वो ब्लैक बॉक्स आपके पास कभी एडर के तौर पे काम करे, अगर हमने उसकी एडर लॉजिक इंप्लीमेंट की हुई, अगर हमने कंपैरेटर की लॉजिक दी हुई है तो ए और बी को कंपेयर करके बता रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों नंबर बराबर है, या वो जो है डिकोड कर रहे हैं नंबर, आप उसको दे रहे हैं, उसका कोडिंग शो कर रहे हैं, या आप कोडेड नंबर दे रहे हैं उसको वो इनकोड कर रहे हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स हम बनाएंगे, जो अब आगे जब हम सर्किट्स बनाते हैं, जैसे रैम है या कंप्यूटर के डिफरेंट मॉड्यूल्स है, ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है, तो वो सब इन छोटे छोटे चीज़ों, इन छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनता है। फिर आगे जाके जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे तो फिर हम रैम और रोम की लॉजिक्स भी पढ़ लेंगे उसमें, कि किस तरीके से नंबर को स्टोर करवाया जाता है, जिसके ऊपर आपके पास पूरी रैम डिपेंड करती है। और रैम का हमारे पास क्या है, हम जब कंप्यूटर खरीद रहे होते हैं, मोबाइल ले रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं रैम कितनी ज़्यादा है, ताकि उसकी प्रोसेसिंग उतनी फास्ट हो, क्योंकि रैम टाइम पे मेमोरी यूज़ हो रही होती है। रोम जो होता है वो डेटा स्टोर कर रहा होता है, तो हम ये देख रहे होते हैं हमारे पास कितना ज़्यादा डेटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, तो हम रोम भी चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कितनी GB मेमोरीज है, रैम भी देख रहे होते हैं कि कितनी फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है, क्योंकि रैम चूँकि रन टाइम पे डेटा को स्टोर कर रहा होता है, तो जितना ज़्यादा लोडिंग हम दे सकते हैं और डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के पहले सीखेंगे, यानी ALU के कॉम्पोनेंट्स। ALU में क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपको अरिथमेटिक के लिए एडर चाहिए, सब्ट्रैक्टर चाहिए, मल्टीप्लायर डिवाइडर चाहिए, जिसमें शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर आपको लॉजिक यूनिट बनाने के लिए कंपैरेटर्स चाहिए, लॉजिकल देखने के लिए ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है या नॉन इक्वल है, तो आपको ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स चाहिए। तो जब हम ALU पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट से, फिर हम सेकेंड मॉड्यूल क्या होता है, मेमोरी होता है कंप्यूटर के लिए, एक ALU होता है, एक मेमोरी होता है। तो मेमोरी के लिए आपके पास रैम रोम चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए, कैशे चाहिए, वो सब मेमोरी का तरीका है ना स्टोर करने की चीज़ें। तो वो सब जब हम सीक्वेंशियल पढ़ेंगे तो हमें मेमोरी भी स्टोर करने आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये DLD प्रीरेक्विजिट है आगे अगले कोर्सेज का, तो बेसिकली छोटे छोटे मॉड्यूल्स अब जो हम पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर के या माइक्रो प्रोसेसर्स के या माइक्रो कंट्रोलर के प्रीरेक्विजिट्स के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो हम अब आगे इंशाल्लाह कवर करने वाले। ये वीडियोस देख लीजिएगा क्लास, हमने ऑन लेक्चर्स में भी इसको कवर किया है, ठीक है, और इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी हमने इसका अपलोड कर लिया है। और वीडियोस देखने के बाद आपको पता है कि आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है। यस, आप लोग को अटेंडेंस मार्क करनी होती है, सो दैट आई मे नो कि यू ऑल हैव वॉच्ड योर वीडियोस। और कोई भी सवाल है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, वरना जो ऑनलाइन क्लास है आप उसमें भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।